स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। 14 जुलाई की शाम को मैं जंतर मंतर पे गया था और देखा कि एक ओपन से तंबू के अंदर एक लगभग 59 वर्ष का व्यक्ति लेटा है, जिसका शरीर थोड़ा कमजोर सा लग रहा है। यह व्यक्ति लद्दाख से आता है और एक शिक्षा सुधारक है, वैज्ञानिक है, समाजसेवी है। जब हम लोग युवावस्था में थे तो एक बड़ी फेमस मूवी आई थी 3 इडियट्स करके। लोग कहते हैं कि 3 इडियट्स का जो मेन मोटिवेशन था वो यही व्यक्ति था, यानी कि सोनम वांगचुक। आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लगभग 20 दिन हो चुके हैं अनशन करते हुए उन्हें। वजन ठीक ठाक कम हो चुका है। विपक्ष यानी कि जो सत्ता के प्रतिपक्ष हैं वो बार बार कह रहे हैं कि सर अब आपको अपना अनशन बंद कर देना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट में तो याचिका भी दाखिल हो चुकी है कि सरकार को जबरन इस अनशन को रोक देना चाहिए। लेकिन अगर आप भारत का इतिहास देखें तो हमारे देश में अनशन का बड़े इतिहास रहे। गांधी जी की बात कर लें पट्टी श्रीरामुलु की, ऐसे कितने ही सारे लोग थे। भगत सिंह की बात कर लें, जिन्होंने देश के सामने नजीर प्रस्तुत की कि किस प्रकार से अनशन के द्वारा भी हम अपनी बातों को मजबूती से सामने रख सकते हैं। उधर तो अंग्रेज भी सामने आ गए थे और बात सुनने को एटलीस्ट रेडी हो गए थे। लेकिन जिस बात पे आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो थोड़ी सी इससे इतर भी है। हमारे 2 पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, पिछले कुछ वर्षों में आपने वहां पे जेनजी प्रोटेस्ट को देखा होगा। हमने उस पर संवाद और वीडियो बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए। जेनजी प्रोटेस्ट के कारण बहुत सारी वहां पे मौतें हुई, सत्ता बदली, और अब अगर आप रिलेटिवली देखें यानी कि सापेक्षता देखें तो सत्ता जेनजी के हिसाब से आई, लेकिन क्या वास्तविकता में वो जगह प्राप्त हुई, वो विकास, वो जो सपने जेनजी प्रोटेस्ट में दिखे थे वो सकारात्मक होते दिख रहे हैं? नहीं हो रहे। तो बहुत से लोगों का मानना है, विश्लेषकों का दावा है कि सोनम वांगचुक ने भारत के जो जेनजी प्रोटेस्ट है यानी कि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है उसको नेतृत्व देके भारत को उस राह पे जाने से रोक लिया जिस राह पे नेपाल और बांग्लादेश चले गए थे। लेकिन इस विषय पे अगर हम देखें कि क्या यह दावा एकदम सही है, इसकी हम विस्तार से पड़ताल करेंगे और शुरू से लेकर अंत तक हर कोण दृष्टिकोण पे बात करने का प्रयास करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, कंपैरिजन भी करेंगे भारत, नेपाल और बांग्लादेश का। तो अंत तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए, ये मेरा टेलीग्राम है, टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह, स्कैन करके जुड़ जाइए। इट्स विकास लाइव इंस्टाग्राम, स्कैन करके यहां पे भी जुड़ जाइए। अगर फिर भी कुछ आपको कम्युनिकेट करना है इसके इतर तो vikas.singh@studyIQ.com मुझे ईमेल कर सकते हैं। चलिए, बात जो मुझे एक और आपको बस एक बात पुनः बताते चले कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेल आया था मेरे पे कि सर जो लोएस्ट एवर प्राइस वाला ऑफर था क्या वापस आ सकता है। देखिए, आपके मेल का ही परिणाम है, मैसेज का परिणाम है कि हम वापस इसको लेके आए हैं। 21 जुलाई से नया बैच शुरू है, तो इस दौरान अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट अब तक का हो सकता है वो प्राप्त होगा। विकास लाइव कोड मेरा है, इसको याद कर लीजिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट उससे आपको प्राप्त होगा। तो मैंने बताया कि 14 जुलाई को जब मैं गया उधर जंतर मंतर पे, ना वजह सिंह की किस प्रकार से यूथ आसपास खड़ा है, विभिन्न वर्ग उनको समर्थन दे रहे हैं। और मुझे इस बात पे भी बहुत हैरानी हुई कि भाई देखो 20 दिन, मतलब जब मैं गया था तब तो 16 दिन थे, लेकिन अब लगभग 20 दिन हो चुके हैं। ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति के तौर पे वो जिस प्रकार से अनशन कर रहे हैं, शायद एक नया रास्ता दिखे। खैर, अब अनशन के 20वें दिन की बात हम कर रहे हैं, है ना। हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनका वजन गिर गया। हम ये भी बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से विपक्षी जो नेता हैं, है ना, केजरीवाल जी से लेके समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता वो आके मिलते हैं, और कई ऐसे भी लोग जो लगातार सत्ता का खंडन कर रहे थे, सत्ता का विरोध कर रहे थे, वो भी वहां पे आते हैं। और निश्चित तौर पे जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो भी लोग आए थे, अब इस आंदोलन में भी लोग आ रहे हैं, ठीक है। बात आगे बढ़े अगर तो थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा सा एक आपको हिंट दे देते कि बात शुरू कहां से हुई।
3 मई 2026 को नीट का पेपर होता है, लीक होता है ना, वो टेलीग्राम पे वायरल हो जाता है। 13 मई 2026 को जो एनटीए है यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिसको खुद बहुत बार टेस्ट किया जाना चाहिए, उसने परीक्षा को रद्द कर दिया। और हुआ क्या कि बहुत से बच्चों ने इस बाबत सुसाइड भी कर लिया, परेशान हो गए, कितनों के जो सपने थे टूटने से लग गए, क्योंकि बहुत मेहनत होती है ना। और उसके बाद कितने ही बच्चों को लगा कि अब तो सपने हमारे टूट गए। बच्चों के भविष्य के साथ ये जो खिलवाड़ था, ये यूथ का एक वर्ग जो था वो बैठे बैठे देख रहा था। इसी दौरान जिसे कहते हैं कि आग में घी का काम किया, वो सीजीआई साहब की टिप्पणी, जिन्होंने कॉकरोच वाली टिप्पणी की थी, मैंने भी उस पर वीडियो किया है, अन्य फैकल्टीज ने भी उस पर किया हुआ है। उन्होंने समाज के परजीवी के रूप में बताया उन लोगों को जो सोशल मीडिया के द्वारा एक्टिविज्म करते हैं। इस टिप्पणी से बहुत से युवा आहत हुए। कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना होती है ना, और मतलब अभी तो ये प्रॉपर इंस्टाग्राम पे बना था, लेकिन बहुत कम समय पे आप देख सकते हैं कि 20 मिलियन के आसपास लोग जुड़ गए। अब तो और संख्या बढ़ गई होगी। अब जब हम सीजेपी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जब इसका निर्माण हुआ, इसके पोस्ट हम लोग ने देखे, तो हमें लगा कि शायद से ये भारत का जिंजी प्रोटेस्ट हो सकता है नेपाल और बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए। लेकिन एक डर यह भी था कि जो नेपाल का हाल हुआ, हश्र हुआ, वहां पे जितनी जान की हानि हुई, या बांग्लादेश में जो इतनी सारी जान की हानि हुई, कहीं भारत में तो ऐसा नहीं, और क्या भारत में भी तख्ता पलट हो सकता है। खैर, 3 जून को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें आपने देखा होगा, जहां पे सौरभ दास, विजेता दहिया, आशुतोष रांका भी थे। बाद में दिपके भी, जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और सीजेपी के फाउंडर हैं, वो भी वहां से जुड़ते हैं, अभिजीत दिपके, है ना। और 6 जून को जंतर मंतर पे उनकी पहली रैली हुई। लेकिन मीडिया के एक बड़े वर्ग ने इस रैली को एंटी क्लाइमेक्स कहा। क्यों? क्योंकि बहुत कम भीड़ आई थी, 2000 के आसपास भीड़ थी, तो लोगों ने कहा कि इस प्रकार का जो आंदोलन है वो सस्टेन नहीं करेगा। ठीक है, खैर, आंदोलन के बाद रीनीट होता है, नीट की परीक्षा दोबारा होती है। 21 जून को परीक्षा होती है, और आप सबको पता है कि उसके 2 दिन पहले से लेकर 1-2 दिन बाद तक टेलीग्राम को बैन कर दिया गया था। सरकार को लगा कि हम खुद को नहीं सुधार सकते हैं, तो जहां पे चीजें वायरल हो रही हैं हम उसको ही बैन कर देते हैं। ठीक है, टेलीग्राम 16 से 22 तक बैन था। हम सब वीडियो बना रहे थे, मैं बार बार कहता था कि ये बैन जब खुलेगा तो पीडीएफ शेयर कर दिया करूंगा, आप सबने सुना था। और कहीं ना कहीं जो सीजेपी, जो कॉकरोच जनता पार्टी जो थी, वो लगातार इस नीट को लेके भी जो इसकी गतिविधियां हैं उस पर लगातार वो पॉइंट कर रही थी, हमला कर रही थी। इस दौरान एंट्री होती है सोनम वांगचुक जी की। देखिए, सोनम वांगचुक जी को अगर आप जानते होंगे तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उन्होंने लद्दाख में भी प्रोटेस्ट किया था। उनको फिर अरेस्ट भी कर लिया गया था, बहुत लंबे समय तक वो वहां पे भी अरेस्ट थे, फिर फाइनली सरकार ने उनको छोड़ा। इतिहास में जाके देखा जाए तो बड़े ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, रेमन मैग्सेसे जैसे अच्छे पुरस्कार भी उनको मिल चुके हैं, और खुद सरकार ने कई समय पे उनकी तारीफ की है। 28 जून को वो क्या होते हैं, वो एक आमरण अनशन शुरू करते हैं कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी मैं अपना अनशन नहीं तोड़ूंगा, है ना। सीजेपी के समर्थन में और शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनके इस्तीफे की मांग की जाती है। और अन्ना हजारे, अनुराग कश्यप, टीएमसी, समाजवादी पार्टी जैसे कुछ जो ऐसे लोग जो लगातार सरकार को टारगेट करते आए थे, उन्होंने अपना मोरल समर्थन दिया। ठीक है, और जिस समय इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अन्य विपक्षी पार्टियां और कुछ मेन स्ट्रीम चैनल भी अब तत्परता के साथ इस प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो अब सोमवार की बात जो आने वाली 20 जुलाई है, उस दिन सीजेपी और वांगचुक साहब ने कहा कि चूंकि जो नया सेशन सदन का शुरू हो रहा है, संसद का, तो हम दिल्ली चलो का एक नारा लगाएंगे और एक बड़ा प्रोटेस्ट दिखाएंगे कि हम किस प्रकार से युवाओं के साथ में हैं, और युवाओं के साथ जो लगातार गलत हो रहा है, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, सीजेपी की बात कर ली जाए तो सीजेपी का जो चार्टर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि परीक्षा प्रणाली में समग्र रूप से सुधार होना चाहिए। ठीक है, और आज तक जैसे देखा जाए तो पेपर लीक को लेके कोई डेटाबेस नहीं क्रिएट, कितने सारे पेपर पिछले 5 वर्षों में लीक हुए, जिनकी बात ना सरकार करती है ना उसको एडमिट करती है। हां, बस एक चीज देखने को मिलता है कि इस प्रकार के लीक के द्वारा किस प्रकार से युवा बार बार निराश दिखता है। 45% लोगों ने इस बात पे वोट किया कि इस कारण से जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको निश्चित तौर पे जिम्मेदार मानती है और उनको रिजाइन करना चाहिए। ये मई 2026 में जो सर्वे आया, तो निश्चित तौर पे हम क्या कहते हैं कि जो युवाओं का गुस्सा है वो अमूर्त नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है,
मैं खुद स्टूडेंट रहा हूं और अपने स्टूडेंट लाइफ में मैंने बहुत सारे पेपर को लीक होते देखा है, और वो फ्रस्ट्रेशन मैं ही समझ सकता हूं, क्योंकि मैं तो फिर भी उस घर से आता था जहां पे एक ठीक ठाक सपोर्ट मिल जाता था। आप बताइए उस घर के बारे में क्या, कि जहां पे एक किसान है जो दिन भर मेहनत करके कुछ तो दिहाड़ी जुटाता है, अपने बेटे को पैसा देता है कि बेटा देखो ट्रेन से भेजने का पैसा नहीं है, या ट्रेन के स्लीपर क्लास से भेजने का पैसा नहीं है, जनरल का पैसा है, जो एग्जाम दे के आना, भगवान तुम्हारी मदद करें, अच्छा पेपर हो जाए तुम्हारा। वहां जाता है, पेपर लीक होता है, उस बच्चे के लिए लगभग महीने भर का जो पैसा है वो उस दिन में वेस्ट होता है, एंड देन उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। युवाओं की इच्छा का, युवाओं के उत्साह का, युवाओं की मेहनत का जब इस प्रकार से दमन होता है ना, तो कहीं ना कहीं इसके लिए किसी की ना किसी को जवाबदेह तो ठहराना जरूरी हो जाता है, खासकर तब जब शिक्षा मंत्री को लेकर इस प्रकार से रोष है। आगे बढ़ते हैं। अब असंतोष की जड़ की बात करें तो क्या है? पहली बात तो वांगचुक साहब ने कहा कि बच्चों को रटने की मशीन बनाया जा रहा है। हालांकि वांगचुक साहब का वो ट्वीट भी काफी वायरल हो रहा था जहां पे उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी की तारीफ की थी। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि हर बार तस्वीर के दो पहलू होते हैं। एक चीज की तारीफ करना बाकी कमियों को इग्नोर कर देने का बराबर नहीं रख सकते हम। क्या है? कौशल की कमी। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे स्नातक हैं जिनमें स्किल की कमी है, और ऐसी बहुत सारी डिग्रीज है जिनका कोई यूज नहीं है। इस पे ही लगातार विरोध हो रहा है, इस पे ही लगातार बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि प्रॉपर एक जो सिस्टम चला रहा है उसका विरोध हो रहा है। अब इसके अलावा एक और बात आ गई जिसको आजकल गोदी मीडिया बनाम सोशल मीडिया को कह दिए कि आजकल वास्तविकता में जो फोर्थ पिलर है वो सोशल मीडिया है, गोदी मीडिया तो इग्नोर्ड है। आपको बता चलूं कि ये जो सीजेपी थी, सीजेपी ने कहा कि हम जो प्रॉपर ये जो गोदिया मीडिया चैनल हैं इनका हम प्रॉपर विरोध करेंगे, इनसे बात नहीं करेंगे। नेपाल में, बांग्लादेश में जब युवाओं का विरोध हुआ था तो उन्होंने भी जो मेन जो चैनल्स थे, जो प्रॉपर मीडिया थे, उनका उन्होंने बहिष्कार किया था। तो कुछ वैसा ही यहां पे देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हम इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए अपनी आवाज उठाएंगे और यहीं तक युवाओं तक अपनी बात को वहां पे हम पहुंचाएंगे। ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अनशन को क्यों हथियार बनाया वांगचुक साहब ने। वो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हम उपवास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सड़कों पे दंगे करेंगे। मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जो इतिहास रहा हम इतिहास को फॉलो करें, है ना। नैतिक रूप से देखा जाए तो जैन धर्म में भी संथारा वगैरह में हम एक प्रकार से उपवास जैसी चीज को देखते हैं, बहुत ही नैतिक महत्व होता है। और भारत के इतिहास में देखा जाए तो गांधी जी से लेके और भगत सिंह से लेके पोट्टी श्रीरामुलु से लेके हम इरोम शर्मिला तक की बात करते हैं। एक बड़ा इतिहास रहा और एक जिसे कहते हैं कि कई ऐसे अनशन रहे जिन्होंने निश्चित तौर पे भारत के इतिहास को शेप करने में, नई दिशा देने में योगदान दिया। लेकिन इस अनशन के नुकसान भी होते हैं, जैसे आप की मृत्यु हो सकती है भुखमरी के कारण पे, है ना। शरीर की मांसपेशियां बहुत कमजोर होने लगती हैं। इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के कारण कहीं ना कहीं आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो यस, एक नैतिक मोरल ग्राउंड मिलता है, पर आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा भी होता है ना। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए खतरा भी होता है। आगे बढ़े अगर हम तो अब जो मॉडल है वो ये कि ये जो आंदोलन है इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष जो युवा है, एक पक्ष जो मैच्योर है। सीजेपी या जेनजी की बात कर ली जाए तो अभी डिसेंट्रलाइज थे, सोशल मीडिया द्वारा अपने काम को चला रहे थे, ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, आक्रोश बहुत ज्यादा था, डायरेक्शन कम था। लेकिन जब सोनम वांगचुक जुड़ते हैं तो एक अनुभवी नेतृत्व जुड़ता है, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारे आंदोलनों का नेतृत्व किया है, संगठित अनुशासित रूप से गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह की बात की, और एक सफल तालमेल बनता दिख रहा है। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में इनकी लगातार बात हो रही है और बात की जानी चाहिए। हम जतिन दास की बात कर लें 1929 की, गांधी जी की बात कर लें 1930 से लेकर 42 तक विभिन्न अनशनों की, 20 बार से अधिक बार उपवास किया, और 1943 की बात की जाए तो 21 दिन का उन्होंने उपवास किया था। कहीं ना कहीं ये जैसे हम गांधी जी के उपवास की बात करते हैं, सत्ता के विरुद्ध था। जबकि हम आधुनिक अनशन की बात करें तो हमने जिस सरकार को चुना है हम उससे प्रश्न कर रहे हैं। अंग्रेजों को हमने नहीं चुना था, वो तो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। ये तो लोकतांत्रिक सरकार है, इसके सामने अनशन तो और ज्यादा लोकतांत्रिक प्रतीत होता है ना। अब बात करें इसके अलावा तो बहुत सारे उदाहरण हैं। आपको पुट्टी श्रीरामुलु, इरोम शर्मिला, अन्ना हजारे, सोनम वांगचुक ने खुद अगर देखा जाए तो लद्दाख में उन्होंने लद्दाख के लोगों के लिए, वहां की मांगों के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जिसके कारण उनको जेल भी जाना पड़ा था। तो सत्याग्रह की परंपरा तो हमारे यहां रही है। लेकिन अगर हम इसको अब कंपेयर करें, जिसको मैं शुरुआत से बताना चाह रहा था कि जो जेनजी प्रोटेस्ट नेपाल में या बांग्लादेश में देखने को मिला, उससे अगर भारत को देखा जाए
तो वहां पे मुद्दा क्या था बांग्लादेश में, जो विवादित कोटा प्रणाली थी, बहुत विस्तार से इसमें मैंने वीडियो किया हुआ है। जुलाई अगस्त 2024 में ये प्रोटेस्ट होता है, शेख हसीना सत्ता से बेदखल कर दी जाती हैं, लगभग 1400 के आसपास मृत्यु जो है यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है। बहुत हिंसा के बाद स्थिति वहां बदलती है, मतलब सत्ता पलट होता है। नेपाल में सितंबर 2025 में हमने देखा, हमने इस पर संवाद कार्यक्रम भी किया था। सोशल मीडिया बैन और जो भ्रष्टाचार था, नेपो किड्स को लेकर जो भ्रष्टाचार था, उसको लेकर युवा असंतुष्ट था। प्रधानमंत्री जो ओली थे उन्होंने इस्तीफा देते हैं, संसद में आगजनी होती है, 76 के आसपास मौतें होती हैं। लेकिन भारत की बात क्या है कि जो नीट लीक हुआ, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, और नीट लीक और इस प्रकार के लीक पे शिक्षा मंत्रालय का, सरकार की जो चुप्पी थी, उसके खिलाफ जो युवा था वो नाराज था। अब तक देखा जाए तो बड़े पैमाने पे ये शांतिपूर्ण ही रहा, कोई सरकार नहीं गिरी और कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। और अब जिस प्रकार से पूरा विश्व देख रहा है, पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी देख रही है, कहीं ना कहीं इस आंदोलन को अब थोड़ी सी तीव्रता भी मिल रही है। ठीक है, वांगचुक फैक्टर क्यों काम कर रहा है ना, क्यों हिंसा नहीं हुई? पहली बात तो नेपाल का आंदोलन जो था नेतृत्व विहीन था, जिसके कारण भीड़ अनियंत्रित हुई। भारत में ऐसा नहीं है, वांगचुक ने एक प्रकार से नेतृत्व दिया है और उनका लोग इज्जत भी करते हैं, यूथ में बड़ा उनका इज्जत है। दूसरा क्या कि वांगचुक ने क्या किया, सार्वजनिक संपत्ति जलाने के बजाय क्या कहा कि हम खुद को डिस्ट्रॉय करते हैं, हम खुद पे लेते हैं, एंड देन युवाओं की बात को रखते हैं, एंड देन जंतर मंतर पे बड़े स्तर पे बल प्रयोग भी नहीं हुआ है ना, और हिंसा प्रतिहिंसा का चक्र भी नहीं चला। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारत में अभी तक ये जो आंदोलन चल रहा है ये शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, एक बेहतर, अगर हम नेतृत्व के हिसाब से देखें तो। खैर, अगर आप पूरे देखें तो क्या इसके पहले जब वांगचुक साहब ने अनशन किया था तो क्या उस समय वो शांतिपूर्ण था? यानी कि इस प्रकार से अनशन होता है क्या हमेशा शांतिपूर्ण होता है? अगर मैं आपको बताऊं तो जब छठी अनुसूची की मांग को लेकर वांगचुक साहब 15 दिन के अनशन पे गए थे तो वहां पे हिंसक झड़पें हुई थी, 4 लोगों की मौत हुई थी, 60 लोग घायल हुए थे, वांगचुक साहब इसलिए जेल गए भी थे। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हर बार जो इस प्रकार के अनशन होते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होते हैं, उसका यही परिणाम हो कि शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए, जरूरी नहीं है। इस प्रकार के छुटपुट घटनाएं भी हो चुकी हैं, है ना। इनफैक्ट पोट्टी श्रीरामुलु की बात करते हैं तो वहां पे भी ऑलमोस्ट हिंसक झड़पें होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो जेनजी सड़कों पर उतरे, हमने तो उन्हें प्रदर्शन में देखा तक नहीं था। मतलब उनका यह कहना था वांगचुक साहब का कि यहां जो हिंसा हुई ये टारगेटेड हिंसा थी, किसी ने इनके अनशन को और आंदोलन को कमजोर करने के लिए हिंसा फैलाई थी, ऐसा कहना है वांगचुक साहब का। ठीक है, अब काउंटर नैरेटिव क्या था उसको लेके सरकार ने कहा कि वो, यानी कि जो वांगचुक साहब हैं वो नेपाल जैसे विद्रोह को लीड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये विद्रोह भारत में हिंसा फैला सकता है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निवारक निरोध के तहत उन्हें जेल में हिरासत कर लिया गया। तर्क उन्होंने कहा कि भाई तुम ही ने उस सरकार को निर्वाचित किया है, उसके खिलाफ आप लोगों को क्यों उकसा रहे हो, जो कि बहुत तार्किक नहीं लगता। उसका विरोध हुआ, कपिल सिब्बल जैसे लोगों ने वांगचुक साहब का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भाषणों का गलत अनुवाद किया गया, शांति अपील वाले जो अंश थे उनको हटा दिया गया था, और कहीं ना कहीं जो वायरल क्लिप्स निकल के आई थी उन पर प्रश्न किया गया कि सरकार टारगेटेड रूप से आईटी जो उनके सेल्स हैं उनके द्वारा एक षड्यंत्र फैला रही है वांगचुक जी के खिलाफ, जैसा विपक्ष ने कहा। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो भारत के संविधान में मैंने ऑलरेडी पॉलिटी की क्लास में पढ़ाया हुआ है, अनुच्छेद 19(1)(a) जो है उसकी बात कर ले, 1(b) की बात कर ले, ये कहीं ना कहीं इस बात को कहता है कि आप अपनी वाक और अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र हैं और शांतिपूर्वक तरीके से कहीं पे भी आप एकत्र हो सकते हैं, आप सरकार का विरोध या किसी का भी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर सकते हैं। हालांकि राज्य की भी कुछ दायित्व सीमाएं हैं, इस बात को ध्यान रखना कि किसी की मृत्यु ना हो जाए इस प्रकार के शांतिपूर्ण विरोध में, और कहीं ये जो शांतिपूर्ण तरीके से लोग एकत्रित हैं यहां पर अशांति न क्रिएट हो जाए, तो सरकार की भी जिम्मेदारी भी है, उसका दायित्व भी है ना। तो निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं, अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फिलहाल वांगचुक साहब का जो नेतृत्व है, निश्चित तौर पे इसने जेनजी को एक दिशा दी, और वो जो हिंसक तरीका हो सकता था जो नेपाल और बांग्लादेश में देखा, कम से कम उससे रोके रखा है। लेकिन जब तक ये मूल मुद्दे शांत नहीं होते, इनका समाधान नहीं होता, इनके बेसिक्स में जाके काम नहीं किया जाता, मुझे लगता है कि समय समय पे इस प्रकार के विरोध होते रहेंगे। और आज वांगचुक साहब हैं, बाद में कोई न कोई आएगा। सत्ता को, सरकार को देखना होगा कि कम से कम वो मांगे जो जायज सी प्रतीत होती हैं उन पे क्या एक्शन ले, और कम से कम सरकार को एक कम्युनिकेशन तो स्थापित करना चाहिए वांगचुक साहब से या उन लोगों से जो
एटलीस्ट लोकतांत्रिक तरीके से अपने मांगे रख रहे हैं। बाकी आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता जाता हूं। प्रश्न यह है कि जो 2025 में नेपाल में जेनजी विद्रोह हुआ था, विरोध की तात्कालिक वजह क्या थी? ए है नई कर नीति, बी है सोशल मीडिया बैन, सी है चुनाव विवाद, डी है व्यापार समझौता। आप क्या मानते हैं कि इसमें से उत्तर क्या है? आंसर देते जाइएगा। और भारत का युवा क्या सोचता है इस बारे में कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कि क्या लगता है कि जेनजी विद्रोह से उन्होंने बचा लिया। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी। बाकी इतना और बताता चलूं कि 18 जुलाई से हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो रहा है, जिसमें हम जो हिंदी साहित्य के सिलेबस में नाटक दिए हुए हैं हम उनसे शुरुआत करेंगे। मेरा कोड विकास लाइव इस्तेमाल कीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा। कोई कंफ्यूजन हो आप मेरे टेलीग्राम पे आ सकते हैं, यहां पे पीडीएफ अपलोड होता है। आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम इट्स विकास लाइव पे जुड़ सकते हैं। हर जगह आपका स्वागत है, लेकिन स्वागत आपका कमेंट बॉक्स में भी रहेगा। कृपा करके अपने जो विषय हैं उनको बड़े ही मर्यादित तरीके से रखिएगा, लेकिन रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।